Hello everyone, this is Prem Kumar Patle from Kendra Vidyalaya number 1 Chhindwara. Today I am here along with the second part of kinship, caste and class. Dear students, in this class we will read here about the features of Gotra, inscriptional evidences regarding the inheritance of Gotra among Satvahan, caste, social differences within and beyond the framework of caste. We will read here about the right occupation which laid down by the Dharmasutras and Dharmashastras. We will know about the strategies developed by the Brahmins to enforce the Varna system, as well as we will read here about non-Kshatriya origin, about Malech, about Jatis, about four Varnas, about untouchables and their duties, and the observation made by Fahayan. Dear students, today I am going to start this presentation with the information of Gotra. As per the historical evidences, Gotra was a Brahmanical practice which was continuously in practice from 1000 BC onwards. This Brahmanical practice was classified to people in terms of Gotras. Each Gotra was named after a Vedic seer, and all those who belonged to the same Gotra were regarded as his forefather or descendants. बच्चों, एक ही गोत्र के व्यक्ति वो एक दूसरे के डिसेंडेंट कहलाते थे और ये गोत्र वैदिक ऋषि के नाम पर रखा जाता था. ये ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस का एक बेहतरीन उदाहरण है. These was two rules. There was two rules about Gotra which were particularly important for women. इसमें दो तरह के नियमों का उल्लेख किया गया है जो महिलाओं से संबंधित है. स्पेशली फर्स्ट क्या था बेटा? Women were expected to give up their father's gotra and adopt that of their husbands on marriage. As you can see at present time, surname of the woman has been changed after her marriage like this. You can imagine like this. पहला वाला जो रूल्स ये कहता है कि अगर महिला का विवाह हो जाता था तो वो अपने फादर के गोत्र को छोड़ करके अपने पति के गोत्र को अडॉप्ट कर लेती थी. सेकेंड रूल्स था द मेंबर्स ऑफ सेम गोत्र कुड नॉट मैरी. एक ही गोत्र के मेंबर्स आपस में विवाह नहीं कर सकते थे. स्टूडेंट्स, देयर वाज वन वे टू फाइंड आउट वेदर दिस ब्राह्मणिकल रूल्स वाज कॉमनली फॉलोड और नॉट. भाई ये भी तो देखना होगा कि क्या ब्राह्मणिकल रूल्स जो है हर जगह फॉलो होता था या नहीं होता था. वी शा हियर अबाउट पावरफुल रूलिंग लिनेज सच एज सातवाहन हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड द डेक्कन. सातवाहन जो वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन में रूल किया उनके बारे में देखते हैं. वो एक बहुत पावरफुल समुदाय था, पावरफुल एक शासन व्यवस्था हुआ करती थी. हिस्टोरियंस हैव बीन रिकवर्ड सेवरल ऑफ देयर इंस्क्रिप्शंस विच हेल्प दैम टू ट्रेस फैमिली टाइज इंक्लूडिंग मैरिजेस. हिस्टोरियंस ने उनके शादी विवाह के आधार पर उनकी फैमिली ट्रीज, उनके फैमिली टाइज, उनके वैवाहिक संबंधों को जानने का उसका मौका उन्हें मिल पाया. उन एविडेंसेस के आधार पर उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या यहाँ ब्राह्मणिकल रूल्स को कॉमनली फॉलो किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था. व्हेन वी एग्जामाइन द नेम्स ऑफ द विमेन मैरिड टू द सातवाहन रूलर्स, we will find out that many of them had names derived from their father's gotra, such as Gautama and Vasishtha. There were another examples related to some of these women belong to the same gotra. This is indicating that it was against the ideal of exogamy, which was recommended in the Brahmanical text. भाई जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कहता है कि सेम गोत्र में मैरी नहीं हो सकती, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंसेस के आधार पर तो यह देखने को मिल रहा है कि सेम गोत्र की में ही महिलाओं का विवाह हो जा रहा है. इनफैक्ट इट वाज एन अल्टरनेटिव प्रैक्टिस दैट ऑफ एंडोगैमी और मैरिज विद इन द कीन ग्रुप. जनरली ये दक्षिण भारत की उन समुदायों में देखा गया विच वाज प्रिवेलेंट अमंगस्ट सेवरल कम्युनिटीज इन साउथ इंडिया विच एंश्योर्ड अ क्लोज नीट कम्युनिटी, जिसने उन समुदाय के बीच में आपसी में एक
मजबूत जोड़ स्थापित करने में मदद किया। नाउ वी विल टॉक हियर अबाउट द इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वन क्वेश्चन इज रेज्ड इन आवर माइंड, वर मदर्स इम्पॉर्टेंट? क्या माताओं का भी महत्व था? ये प्रश्न है। वी हैव सीन दैट सातवाहन रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मैट्रोनेमिक्स। मैट्रोनेमिक्स मीन्स नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ द मदर, माता के नाम का उल्लेख अगर उनके नाम के साथ होना, मैट्रोनेमिक्स। सेवरल inscriptions of the Satvahana rulers mention the name of their mothers rather than their fathers. For example, Gautami Putra Satkarni, son of Gautami. Okay. Although this may suggest that mother were important. इससे पता चलता है कि माताओं का अपना महत्व था, किंतु किसी कंक्लूजन में पहुंचने के पहले हमें यह भी जानना है, बट before to arrive at any conclusion, in the case of Satavahanas, we know that succession to the throne was generally patrilineal. कहने का मतलब ये है कि अगर पुत्र को आगे आने वाली सत्ता का या राज्य का अधिग्रहण करना होगा तो वो पैट्रिलिनियल प्रोसेस के थ्रू ही हो पाता था। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड मैट्रोनेमिक्स एंड पैट्रिलिनियल बोथ ट्रेंड वर इन प्रैक्टिस। ओके, now we have to talk about caste and social differences within and beyond the framework of caste. Dear students, I hope you are probably familiar with the term of caste. Caste referred to a set of hierarchically ordered social categories. Okay, this ideal order of society was laid down in the Dharmasutras and Dharmashastras. ये जो कास्ट का जो उल्लेख है, ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, वो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में लिखा है। एज पर दिस ऑर्डर, ब्राह्मण्स क्लेम दैट दिस इज डिवाइनली ऑर्डेन्ड, वेयर दे आर ऑन टॉप पोजिशन while placing groups classified as Shudras and untouchables at the very bottom of the social order. ब्राह्मण्स इस बात का क्लेम करते थे कि वो इस सोशल ऑर्डर में टॉप में हैं, ठीक, और अनटचेबल और जो शुद्र समुदाय या कैटेगरी में आने वाले जो लोग थे वो सोशल ऑर्डर में सबसे बॉटम में माने जाते थे। वी कैन इमेजिन दिस पोजिशन विद इन द ऑर्डर वर सपोजली डिटरमाइंड बाय बर्थ। हम इसको समझ सकते हैं कि ये हो सकता है कि जन्म के आधार पर इसको व्यवस्थित किया गया हो। डियर स्टूडेंट्स, Dharmasutras and Dharmashastras also implied rules about the ideal occupations of the four categories of varnas. बच्चों, ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 भागों में बटी हुई थी। वर्ण व्यवस्था को 4 स्तर पर रखा गया था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। Brahmins were supposed to study and teach the Vedas, perform sacrifices and get sacrifices performed, and give and receive gifts. It means all religious matter were handled by Brahmins. Kshatriya, before Kshatriya I want to explain about the Brahmins. जो ब्राह्मण थे बेटा वो यज्ञ करवाना, वेदों की व्याख्या करना, गिफ्ट लेना देना, यानी जितने भी रिलीजियस मैटर हुआ करते थे वो केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे। तो नेक्स्ट वन इज क्षत्रियस। क्षत्रियस वर टू एंगेज इन वॉरफेयर, प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्टर जस्टिस, स्टडी द वेदास, गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म एंड मेक गिफ्ट्स। इट मीन्स ऑल स्टेट रिलेटेड मैटर वर हैंडल्ड बाय द क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम था राज्य चलाना, राज्य का संचालन करना, अपने सब्जेक्ट्स, अपनी जनता की सुरक्षा करना, एडमिनिस्ट्रेशन को परफॉर्म करना, वेदों को पढ़ना, सैक्रिफाइसेस यज्ञ आयोजित करवाना और ब्राह्मणों को या विद्वानों को जो है गिफ्ट प्रदान करना। इसका मतलब ये था कि राज्य से संबंधित जितने भी कार्य होते थे उस कार्य का संचालन क्षत्रियों के द्वारा किया जाएगा।
थर्ड जो कि वैश्य से था, द लास्ट थ्री ऑक्यूपेशंस वर, विच लास्ट थ्री ऑक्यूपेशंस, थ्री ऑक्यूपेशंस, एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म एंड ट्रेड। वैश्य इन तीनों वर्क को कर सकता था। दिस ऑक्यूपेशन वर आल्सो असाइन टू वैश्य हु वर इन एंगेज इन एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म एंड ट्रेड। व्यापार, खेती और पैस्टोरलिज्म के जैसे वर्क को वो परफॉर्म करता था। शूद्रास वर असाइंड ओनली वन ऑक्यूपेशन, दैट ऑफ सर्विंग द थ्री हायर वर्नास। शूद्र को केवल एक ही काम दिया गया था, वो ये था कि अपने से ऊपर वाले जो हायर वर्नास हैं, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को अपनी सेवाएं प्रदान करना। स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट slide we will read about the strategies developed by the brahmins to enforce the varna system। किस तरह से ब्राह्मणों ने इस वर्ना सिस्टम को लागू करने के लिए व्यवस्था की। The Brahmins wanted to implement these norms, that's why they developed three strategies for enforcing these norms। उन्होंने तीन स्ट्रेटजीज को फॉलो अप करवाया जिसके थ्रू इस वर्ना सिस्टम को लागू किया जा सके। One was Brahmins asserted that the Varna order was of divine origin। उन्होंने बतलाया कि ये जो दैवी व्यवस्था है, ये जो वर्ण ऑर्डर है, ये दैवी व्यवस्था है। एंड दे वांटेड टू एक्सप्लेन दैट दिस सोशल ऑर्डर ओके प्रोड्यूस्ड एज पर द विल ऑफ गॉड। उन्होंने ये व्यवस्था इसलिए संचालित करवाना चाहते हैं क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा या ईश्वरीय व्यवस्था है। सेकेंड, दे एडवाइज्ड किंग टू एंश्योर दैट दिस नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन देयर किंगडम। उन्होंने राजा को सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ये वर्ण व्यवस्था आपके साम्राज्य, आपके राज्य में संचालित हो। इट मीन्स दैट दे वांटेड टू इम्प्लीमेंट दिस सोशल ऑर्डर स्ट्रिक्टली। थर्ड, दे अटेम्प्टेड टू परsuade people that their status was determined by birth। Okay, these three strategies developed to enforce the Varna system। Now in next slide we will know about the Indian kings, about non-Kshatriya origin। Dear students, according to the Shastras, only Kshatriyas were supposed to be the kings। देखिए, ब्राह्मणिकल शास्त्र जो है वो कहता है कि केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं। बट इट इज़ ऑब्जर्व दैट एनी पर्सन हु इज़ एबल टू मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज एंड नीड नॉट टू डिपेंड ऑन थ्योरी ऑफ बर्थ। किंतु ऐसा भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास सपोर्ट हो, जिसके पास संसाधन हो, जिसके पास पावर हो, वो भी सत्ता का उपभोग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ मौर्यास। मौर्य की जो ओरिजिन है उनको लेकर के काफ़ी सारे ओपिनियंस आते हैं, है ना। लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट सजेस्ट दैट they were Kshatriyas while the Brahmanical text described them as a ruler of low origin। बुद्धिस्ट टेक्स्ट उनको क्षत्रिय बताता है, जबकि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये लो ओरिजिन को बिलोंग करने वाले हैं। एंड द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्यास विच वर सुंग एंड कर्ण हु वर ब्राह्मण्स। तो देखिए यहाँ पर विरोधाभास समझ में आता है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट तो बता रहा है कि क्षत्रिय है, मौर्य क्षत्रिय हैं, लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कह रहा है कि ये लो ओरिजिन को है, नीची जाति को बिलोंग करने वाले लोग हैं। लेकिन इमीडिएट सक्सेसर मौर्यों के बाद सुंग और कर्ण जो आए वो ब्राह्मण थे। लेकिन ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं। ठीक, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इफ अ पर्सन हु हैड पावर, सपोर्ट एंड रिसोर्सेज कुड बिकम द किंग एंड रूल्स हिज टेरिटरी। Dear students, in this slide we will read here about the Indian kings of non-Kshatriya origin। We are in continue process। Dear students, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ओके, मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको सेकंड चैप्टर में भी इसका नाम सुना जरूर होगा। Dear student, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी was the best known ruler of Satavahana dynasty। Okay, he claimed to be both unique Brahman and destroyer of the pride of Kshatriya। बेटा ये अपने आप को एक अनूठा ब्राह्मण कहते थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, और ये कहते थे कि वह एक ऐसा शासक है, ऐसा राजा है जिसने क्षत्रियों के अभिमान को चूर चूर किया है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियस। ओके, ही आल्सो क्लेम टू हैव ensured that
there was no intermarriage amongst member of four Varnas, but he himself entered into marriage alliance with the king of Rudradaman who was Shak ruler. इन्होंने इंटर मैरिज के बारे में घोषणा तो कर दी, लेकिन इन्होंने अपने सातवाहन शासक ने शक रूलर्स जो कि रुद्रदामन थे उनके कीन में, उनके व्यवस्थाओं में जाकर के विवाह कर लिया. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन एज्यूम दैट इंटीग्रेशन विद इन द फ्रेमवर्क कास्ट वॉज ऑफन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. ओके, द सातवाहनास क्लेम टू बी ब्राह्मण. सातवाहन कहता है, वो प्रोक्लेम करता है कि हम ब्राह्मण हैं. वेर एज अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण अ किंग आउट टू हैव बीन क्षत्रिय. लेकिन वो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कहता है कि एक राजा कौन बन सकता है जो क्षत्रिय हो, लेकिन सातवाहन अपने आप को क्या बतला रहे हैं? ब्राह्मण. दे क्लेम टू अपहोल्ड द फोरफोल्ड वर्ना ऑर्डर बट एंटर्ड इन टू मैरिज अलायंस विद पीपल ऑफ अदर कास्ट. वो फोरफोल्ड वर्ना ऑर्डर को फॉलो कराने की बात करते हैं, लेकिन वो दूसरे अलायंस के साथ जाकर के विवाह कर लेते हैं, दूसरे कास्ट में जाकर के वो मैरिज अलायंस को क्रिएट कर लेते हैं. बिसाइड्स ब्राह्मणिकल टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड एक्सोगैमी बट द सातवाहना प्रैक्टिस एंडोगैमी. तो ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं. बेटा, नाउ वी विल रीड अबाउट द मलेच. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं. Dear students, the Shak ruler who came from Central Asia were regarded as barbarian or outsiders and known as Malech. Okay, among Shak rulers, Rudradaman was the best known ruler who rebuilt Sudarshan Lake. Okay, who got this information through inscription. We got this information through inscription which were described in Sanskrit. Some powerful Malech were familiar with Sanskrit tradition, and the information is related to Rudradaman as in your second chapter. You can see and you can read about the Rudradaman. Now बेटा, अब हम जाति के बारे में पढ़ेंगे. Dear children, the social categories are referred to as jatis. Okay, the social categories are referred to as jati. Like Varna, जाति वाज आल्सो बेस्ड ऑन बर्थ. वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भी अगर हम देखें, जाति जो थी वो जन्म पर आधारित व्यवस्था थी. द वर्णास वर फिक्स्ड 8 वर्ण कितने थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. द वर्णास वर फिक्स्ड 8 बट देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ जातिस. It could be maximum as per the desires of authorities. जातियों की कोई संख्या नहीं थी. ये अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता था कि जातियों की संख्या कितनी हो सकती थी. In fact, whenever Brahmanical authorities encountered new groups that did not fit into the fourfold of the Varna system, they classified them as jatis. Brahmanical authorities ने जो लोग इन फोरफोल्ड में, जो चारों वर्ण में नहीं समा सकते थे, नहीं आ सकते थे, उनके लिए उनको एक अलग ही क्लासीफाई कर दिया, उन्हें जाति में डाल दिया. फॉर इंस्टेंस, पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट सच एज निषाद एज वर क्लासिफाइड एज जातिस. डियर चिल्ड्रन, हैव यू लिसन अबाउट द स्टोरी ऑफ एकलव्य? ही वॉज द पार्ट ऑफ दिस जाति विच वॉज निषाद. जातिस विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन. एक ही तरह के काम करने वाले लोगों को उनकी जाति दे दी गई. वर समटाइम्स ऑर्गेनाइज इंटू श्रेणीज और गिल्ड्स. उनको श्रेणी और गिल्ड्स के, क्योंकि वो एक सेम प्रोफेशन को फॉलो करने वाले लोग थे, उन्हें श्रेणीज और गिल्ड के तौर पर स्थापित किया गया. जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जो आयरन स्मिथ हुआ करते रहे होंगे, तो उन्हें उनकी एक जाति की व्यवस्था में डाल दिया गया. जो गोल्ड का काम करने वाले लोग होंगे, उनको उनकी जाति के हिसाब से गोल्ड स्मिथ का नाम दे दिया. तो इस तरह से जो ऑक्यूपेशन के आधार पे काम कर रहे थे, उसको उसकी जाति की व्यवस्था के नाम के आधार पर भी व्यवस्थित कर दिया गया. डियर स्टूडेंट, वी हैव वेरी मिनिमम रिकॉर्ड ऑफ दिस ग्रुप. हमारे पास इसके बहुत ही कम साक्ष्य हैं, बट देयर आर एक्सेप्शंस. We are getting some interesting information from stone inscription found in Mandsaur, which is in Madhya Pradesh.
That inscription provide a history of guild of silk weavers who originally lived in लता, गुजरात से वो लोग थे और वो माइग्रेट हो गए थे मंदसौर की ओर, है ना। मंदसौर में वो माइग्रेट होकर के आए एट द टाइम दैट वॉज नोन एज अ दशपुर। ओके, ये अपने गुजरात से मंदसौर आते हैं अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन एंड किनफोक, अपने बच्चों के साथ, अपने जाति बंधुत्व के साथ वो यहाँ मंदसौर आ जाते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन आल्सो प्रोवाइड एन इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस एंड प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ गिल्ड्स एंड श्रेणीज। ये इनकी जो जटिल सामाजिक व्यवस्था थी, प्रणाली थी, प्रक्रिया थी, उसको बतलाता है। ये हमें ये भी बतलाता है कि गिल्ड्स का नेचर किस तरह का था, उनका आचार व्यवहार, ये सब इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। ये जो गिल्ड्स हुआ करते थे, दे वर वेरी स्किल्ड इन देयर क्राफ्ट वर्क, वो स्पेशलाइजेशन था उनको उनके अपने कामों में। बट सम मेंबर्स टू opted different tasks also and they took decision collectively. How? इसका भी इंस्क्रिप्शन में जिक्र किया गया है। How they took decision collectively? How can we say like this? Because they also collectively decided to invest their wealth which they earned through craft and constructed a splendid temple in honor of the sun god. ये लोग एक व्यवस्थित तौर पर निर्णय लेते थे, सामूहिक निर्णय लेते थे। इस बात का जिक्र भी हमें इन स्टोन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, क्योंकि उनके द्वारा एक ग्रुप है, एक ग्रुप में जो वर्क किया जाता है, जो उनकी अर्निंग होती है, उस अर्निंग के आधार पर जो उन रुपयों का, उन पैसों का, उन मुद्राओं का जो उपयोग किया जाना है, वो एक सामूहिक निर्णय के आधार पर किया जाने लगा। तो इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि उन्होंने अपनी संपदा का, अपने संसाधनों का, अपने मूल्यवान धन का उपयोग एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण में किया था। नाउ वी विल रीड हियर अबाउट द बियॉन्ड द फोर वर्नास। क्या ऐसी भी वर्ण व्यवस्थाएं से बाहर की कोई व्यवस्थाएं थी जो इन फोर वर्नास को नहीं मानती थी? डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ द सब कंटिनेंट देयर वर and always have been population whose social practices were not influenced by Brahmanical ideas. हमारे इस उपमहाद्वीप में डाइवर्सिटीज़ है, पहले भी थी, अब भी है। अलग अलग सोशल प्रैक्टिसेस करने वाले लोग तब भी थे, अब भी हैं, और उन पर ब्राह्मणिकल आइडियाज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। दे परफॉर्म देयर सोशल प्रैक्टिसेस एज पर देयर डिज़ायर्स। वो अपने डिज़ायर्स के हिसाब से सोशल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते थे। दे आर ऑफन डिस्क्राइब as odd, uncivilized, even animal। उन्हें इन शब्दों के द्वारा भी संबोधित किया जाने लगा। In some instances, the Nishad, who were forest dwellers, they performed hunting and gathering, which was an important means of subsistence। निषाद जाति का जिक्र भी मैंने थोड़ी देर पहले भी किया। वो अपने सब्सटेंस के लिए, अपनी जीविका के लिए हंटिंग और गैदरिंग को परफॉर्म करती थी। ओके, नंबर 2, ये वो लोग हैं, बेटा मैं आपको ये उन लोगों के बारे में बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को फॉलो नहीं करते थे। अदर हु वर नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट हु कुड नॉट बी इजीली अकोमोडेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, जो पहले से ही व्यवस्थित कृषक होते थे, उस फ्रेमवर्क में ये पैस्टोरलिस्ट फिट नहीं होते थे। कहने का मतलब ये है कि वो उस प्रकार की व्यवस्थाओं में शामिल नहीं थे। बट दे वर परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बट नॉट इन द फ्रेमवर्क ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। समटाइम्स दो हु स्पोक नॉन संस्कृतिक लैंग्वेजेस वर लेबल्ड एज मलेच एंड लुक डाउन अपॉन। Dear students, in this slide, the Brahmins considered some social categories as untouchable, who were not the part of that system. Brahmins were primarily connected with the performance of rituals which they considered as pure. शुरू में जो थे ना ब्राह्मण्स, उनके द्वारा जो राइचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे उसको एक बहुत ही शुद्धता के रूप में देखते थे। सो दैट दे अवॉइडेड टेकिंग फूड फ्रॉम अनटचेबल्स। इन द एस्पेक्ट ऑफ प्योरिटी सम एक्टिविटीज वर रिगार्डेड एज पॉल्यूटिंग।
अब शुद्धता की बात आ गई तो कुछ एक्टिविटीज़ को पॉल्यूटिंग या अशुद्धता के रूप में देखा जाने लगा। अब वो कौन सी चीज़ें थी? दिस इंक्लूडेड हैंडलिंग कॉर्पसेस, डेड बॉडीज एंड डेड एनिमल्स। वे लोग जो मृत जीवों का, मृत जानवरों का या ऐसे लोगों की डेड बॉडी को हैंडल करते थे, उनके वर्क को पॉल्यूटिंग किया कहा गया। दोज हु परफॉर्म सच टास्क वर नोन एज चांडास। ओके, जो डेड बॉडीज़ को हटाना या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसको दफनाना या उसे जलाना, डेड एनिमल्स को हटाना, इस तरह के वर्क को जो हैंडल करता था उन लोगों को चांडाल कहा गया। दे वर प्लेस्ड एट अ वेरी बॉटम ऑफ द सोशल हायरार्की। इन वर्क को परफॉर्म करने वाले लोगों को सोशल हायरार्की में सबसे नीचे रखा गया। इनको छूना, इनको देखना भी पॉल्यूटिंग कैटेगरी में रखा गया। टचिंग एंड सीइंग देम वाज रिगार्डेड एज पॉल्यूटिंग बाय द ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों ने इनको देखना और छूना को भी पॉल्यूटिंग कैटेगरी में रखा, उसको रिगार्ड किया, उसको संबोधित किया कि अगर इन्हें देखा जाएगा और इन्हें छुआ जाएगा तो वो भी व्यक्ति दूषित हो जाएगा। अब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि चांडाल्स के क्या वर्क थे। डियर स्टूडेंट्स, मनुस्मृति टेल अस अबाउट द ड्यूटीज ऑफ चांडाल्स। ओके, देयर वर प्रोविजंस फॉर देयर लाइफ, हाउ दे विल सर्वाइव। वो कैसे जीवित रह सकते थे, वो कैसे अपने जीवन को जी सकते थे, वो कैसे सर्वाइव कर सकते थे, इसका जिक्र मनुस्मृति में किया गया। दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज। उन्हें गाँव, जो विलेज होता था उसके बाहर रहना है। यूज डिसगार्डेड यूटेंसिल्स, जो लोग फेंक देते थे यूटेंसिल्स, बर्तनों को, उनका उपयोग करना है। एंड वियर क्लॉथ्स ऑफ द डेड एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन। उन्हें लोहे के जो है ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण वो पहनने हैं। उन्हें जो मृत व्यक्तियों के जो कपड़े हुआ करते थे उन कपड़ों को पहनना है। दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन विलेजेस एंड सिटीज़ एट नाइट। वो गाँव में या शहरों में रात में नहीं आ सकते थे, वो गांव में ऐसे ही नहीं घूम सकते थे। दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स एंड सर्व एज एग्जीक्यूशनर्स। जिन लोगों के संबंधी नहीं हुआ करते थे, ऐसी लावारिस लाशों को या ऐसे मृत शरीरों को वो डिस्पोज करने का भी वो काम किया करते थे। तो ये उनकी ड्यूटी हुआ करती थी। अब जो चांडाल्स थे या अनटचेबल्स थे, उनके बारे में हमारे यहाँ फाहियान और वैनसोंग जो बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते, चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क, उन लोगों ने क्या लिखा और समझा वो देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, द चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क फाहियान एंड वैनसोंग wrote about the untouchable and Chandals. Fahian came to India in 5th century. Okay, 5th century CE, and wrote that the untouchable sounded clappers when they entered street so that the people could avoid the sight. फाहियान बतलाता है कि जब अनटचेबल शहर में आता था या शहर की गलियों में आता था तो तालियां बजाते हुए आता था ताकि लोग सतर्क हो जाएं और उसकी ओर न देखें, क्योंकि ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंगली उनको देखना भी क्या था, पॉल्यूटिंग। वैनसोंग who came in 7th century CE observed that executioner and scavengers were forced to live outside the city. ये कहता है कि इस तरह के वर्क करने वाले जो लोग थे, जो एग्जीक्यूशनर और स्कवेंजर्स थे, उन्हें शहरों के बाहर रहना होता था। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या इन चांडालों ने इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया होगा या नहीं किया होगा। जो शास्त्र कहते हैं चांडालों ने इनके द्वारा दी गई व्यवस्थाओं को क्या एक्सेप्ट कर लिया होगा या नहीं किया होगा, इसके संबंध में इतिहासकारों के अपने अपने तर्क और तथ्य दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा आज बताया गया जितने भी कंटेंट्स हैं वो समझ में आया होगा। आप खुद भी अपने नोट्स प्रिपेयर करते चले जाएं और साथ ही जितने भी चैप्टर्स
के ये कंटेंट्स हमने बताए हैं उनको आप खुद भी रीड करें। एक बार आप जब रीड करेंगे तो आपको ये और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।